नमस्कार, आप देख रहे हैं DDN RST। नाहर कॉलोनी फतेहपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने झलकारी बाई कोरी की पुण्य स्मृति के अवसर पर पुष्प अर्पित कर लोगों को हक और अधिकार का महत्व समझाया। यह भी कहा कि जातिगत जनगणना से समाज में किसका फायदा होगा, इसकी पूरी विवेचना किया जाना आवश्यक है। मौर्य जी ने OBC SC ST कोई भी हो, इनका अधिकार छीनना महा अपराध है, जिसकी दुहाई सवर्ण वर्ग करता है। क्या वह अब इनके लिए कोई अभिशाप क्यों नहीं देता? केवल SC ST OBC के लिए ईश्वर अभिशाप देगा, जिसमें हम डर के अपना अधिकार छोड़ देते हैं और हम पीछे हो रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। जब वोट देना होता है तो 2014 में उन्होंने कहा था एक पार्टी किसी नेता ने ऊपर टिप्पणी कर दी तो पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कहे कि एक पार्टी के नेता ने मुझको नीच कहा क्योंकि मैं पिछड़ी जाति पैदा हुआ। अभी जब मध्य प्रदेश में बिहार में जब वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जाति जनगणना कराई और जाति जनगणना में ये उभर के आया कि वहां पर बैकवर्ड 73% है और उसकी चर्चा पूरे देश में चली, तो मोदी जी कहे भाई हम पिछड़े में यकीन नहीं करते, हम तो गरीब में यकीन करते हैं। 14 में जब अपने ऊपर आई तो पिछड़े बन गए। आज जब पिछड़ों के हक की बात आती है तो कहते हैं हम पिछड़ों में यकीन नहीं करते, हम गरीब की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या अनुसूचित जात गरीब नहीं है क्या अनुसूचित जनजात गरीब नहीं है क्या पिछड़ी जात के लोग गरीब नहीं है क्या आपकी नजर में अदानी और अंबानी गरीब हैं? और इनका जो रियल फेस है मैं उसको भी आपके सामने रख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिटरल एंट्री के नाम पर 340 IAS बनाए बिना रिटर्न, बिना लिखित परीक्षा का। हमारे गांव के चाहे ऊंची जात के हों, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े हो, इनके लड़कों को IAS बनने के लिए कंपटीशन में बैठना पड़ता है, लिखित परीक्षा देना पड़ता है, लिखित न्यायालय के इंटरव्यू में जाना पड़ता है। वहां कुछ नहीं, कोई लिखित परीक्षा नहीं। मोदी जी की कृपा पर 340 IAS बने हैं, केवल इंटरव्यू के नाम पर, लिखित परीक्षा नहीं। 340 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं। 340 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं। 340 IAS में एक भी पिछड़ी जात का व्यक्ति नहीं। यह है अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का भय। यह है जबरदस्त की सरकार अपने सारे चहेतों को मनमाने तरीके से IAS बना रहे हैं और कहते हैं हमें फिक्र है पूरे देश के गरीबों का। गरीब नहीं, इसमें बड़े बड़े धरना सेठों के घर के बच्चे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के घर के बेटे हैं जो भाजपा में हैं। भारतीय संविधान कानून कहां गया? अभी कोई बात संशोधन करने की हो EWS के लिए तुरंत संशोधन करके 24 घंटे में लागू कर दिया, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। लेकिन जिनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है उनका आरक्षण खत्म करने का जो विवाद किया जा रहा है, हम समझते हैं अनुसूचित जात और जनजात और पिछड़े वर्ग के लोग इसको गांठ बांधेंगे। अब जब भी मौका आता है तो इसका बदला जरूर लेने का काम करेंगे, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज किसान ठगा महसूस कर रहा है। गन्ना की पत्ती और पराली जलाने के लिए धड़ाधड़ तैयार हो रहे हैं। अरे भाई, हम भी चाहते हैं पराली न जले, हम भी चाहते हैं प्रदूषण न हो। सरकार के पास एक कृषि विभाग है, अब कृषि विभाग का एक पार्ट गन्ना विभाग भी है।
कृषि अधिकारी भी है, हर ब्लॉक में एडीओ एग्रीकल्चर भी है और एडीओ पंचायत भी है। आपने कृषि विभाग के लोगों ने, सरकार ने क्या कभी निर्देश दिया कि हर न्याय पंचायत स्तर पर गांव के किसानों को बुला करके उनको समझाया जाए कि इस पराली को, पुआल को या गन्ने की पत्ती को कैसे हम खाद के रूप में इस्तेमाल करें? आपने न उनको चेतावनी दिया, न उनको सजग सावधान किया, न विकल्प के रूप में कुछ बताया। सीधे भैया, क्या किसान ही इतना कमजोर है कि धार पर FIR हो रहे हैं? ये किसान देश को अपनी खून पसीने मेहनत से रोटी खिलाने का काम करता है और किसान पर ही सबसे ज्यादा आफत ये सरकार कह आ रही है। अभी हमारे जज साहब ने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में किसानों को दुगनी लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया। सरकार ने भी कहा था हम किसानों को दुगनी लाभ देंगे, लेकिन दूना लाभ तो जाने दो, जब किसानों के खेत में पैदावार होती है तो सरकारी क्रैकडाउन गायब। बिचौलियों के माध्यम से उनको अपनी फसल बेचनी पड़ती है औने पौने दामों में। यही नहीं, आज छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से। फसल तैयार नहीं हुई, 100-200 के जानवर का झुंड आया चर के बराबर। अब तो छुट्टा जानवरों के नाते बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें हर जिले में औसत एक मौत किसी न किसी की जरूर होती है। कहीं सांडों के लड़ने से, चपेट में आने से, कहीं सांडों से दुर्घटना होने में, कहीं जानवरों से टकरा जाने पर मोटरसाइकिल के चक्कर लग जाने से किसी न किसी की मौत हर जिले में रोज हो रही है। इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है। आज सरकारी नौकरियां गायब हो गई। सरकारी नौकरी अगर गायब हो गई तो उसका नतीजा है आज देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगारी का गम झेल रहा है। आज सरकारी विभाग जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, सरकार उसको बेच रही है। सारे देश के बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, देश के सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई ट्रेनें भी दे दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था दे दी गई। ये सभी संस्थान लाभ देते थे और आज नौजवान दर ठोकरे खा रहा है। साथियों, आज संविधान का खिलाफ होकर जा रहा है। आज का खत्म किया जा रहा है परसीमन। हमने कहा जातवाद गणना कराइए, सबका करा लीजिए। हम केवल एक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का तो सर अभी चल रहा है। 1871-72 से ये प्रपाति शुरू हुई थी, 1921 तक लगातार चली। अभी भी अनुसूचित जात और जनजात का तो हो रहा है, लेकिन अन्य का नहीं हो रहा। हम केवल पिछड़ी जात की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। सबकी जातवाद गणना करा लीजिए, लेकिन जातवाद गणना करने से कतरा रहे हैं। उनको शंका है इस बात का कि बिहार में 73% पिछड़ी जात के लोग आ गए, तो सर्वे में यहां भी 73, 74, 75% पिछड़े आ सकते हैं। इस डर से नहीं करा रहे हैं। और जो 52% का आंकड़ा है, ये 52% का आंकड़ा 1931 की आबादी के आधार पर है। उस समय जो पिछड़े घोषित किए गए थे, उनके आधार पर ये 52% है। और इस 52% घोषणा के बाद सैकड़ों जातियां पिछड़े में और शामिल की गई,
जैसे जाट शामिल किया गया, गुर्जर शामिल किया गया, सैनिक शामिल किया गया और साथ ही साथ सर्वहारा मुसलमान शामिल किया गया। सबल की कुछ जातियां भी शामिल की गई, जैसे महापात्रा, गोसाई, भक्त, ये भी शामिल किए गए। तो ऐसे ऐसे तमाम जातियां शामिल की गई और जो जातियां शामिल की गई वो इस आंकड़े में शामिल नहीं है। लेकिन ये खतरा है। बहरहाल 24 में तो हम दिमाग ठीक कर देंगे सब कोई मिलकर के, सारे मोदी पार्टी के लोग मिलकर के 24 में हम आपकी विदाई कर देंगे। आप नहीं कराओगे, जब हम सरकार में आएंगे तो हम तो सीमेंट कराएंगे। लेकिन अगर एक बार आवाज उठी है तो ये आवाज कोई ना कोई परिणाम लेके आए। इसे साथियों, क्योंकि आपका कार्यक्रम 11 बजे चल रहा है, दूर दूर जाना भी है, इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप जिसे धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है, आपकी गाली है, आपको नीच कहती है, आपको अधम कहती है, आपको अपमानित करने की बात करती है, महिलाओं को भी नीच से नीच होने का प्रमाण पत्र देती है, महिलाओं को भी मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात करती है। इसलिए आप सभी लोग सावधान रहें, धर्म के नाम पर गाली न सहें, बल्कि जो धर्म का हवा उड़ाते हैं ये धर्म उनके लिए भी धर्म नहीं है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में एक आदेश में स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भी बोला, यहाँ भी बोला कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की कला। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बोला, 2 बार बोला कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, यह लोगों के जीवन जीने का तरीका। अभी अभी 1.5 महीना पहले एक मीडिया कॉन्क्लेव में माननीय गडकरी जी ने भी इसी बात को दोहराया। अगर मैंने भी कह दिया हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया तो कोई बवाल नहीं, माननीय मोदी ने कहा तो कोई बवाल नहीं, माननीय मोहन भागवत जी ने कहा तो कोई बवाल नहीं, माननीय गडकरी जी ने कहा तो कोई बवाल नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया तो बवाल ही बवाल। आखिर क्यों? साथियों, यह जिसे धर्म कहते हैं वो एक वर्ग विशेष का धंधा है। इसी के बहाने दान दक्षिणा चढ़ावा लेकर बिना काम किए वो मोटे होते हैं और दान दक्षिणा चढ़ावा देने वाले लोग हमेशा गरीब लाचार बने रहते हैं। इसलिए साथियों, अपनी गाड़ी कमाई के पैसे को अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई में लगाइए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी पढ़ाई करा करके उनके ओहदे पर पहुंचाइए, उनको अच्छा खिलाइए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छा कपड़ा पहनाइए। उसी पैसे का सदुपयोग आप अपने परिवार को लगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।